नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी में जुबानी जंग और तेज हो गई है, या यूं कहें 56 इंच बनाम 5.6 इंच की जुमलेबाजी पर दोनों की सीनाजोरी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिन के दौरे पर जम्मू में थे। उन्होंने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री गिरधारी लाल डोगरा के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने गिरधारी लाल डोगरा के दामाद और मौजूदा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की तारीफ को पुल बांध दिए। लेकिन इसी बहाने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लपेट लिया। मोदी ने कहा कि हम जानते हैं कि आजकल दामाद क्या क्या कराते हैं। अब कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया हुई। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। जयपुर में राहुल ने कहा कि जिस 56 इंच की छाती की बात बीजेपी करती है वो 6 महीने में 5.6 इंच की हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, राहुल ने क्यों कहा मोदी का सीना 5.6 इंच का रह जाएगा? दामाद की बात कर क्या मोदी हर बार कांग्रेस की दुखती रग दबाते हैं? ये दूसरा सवाल। और क्या मोदी और राहुल की जुबानी जंग संसद के मॉनसून सत्र का भी ट्रेलर है? इसकी हम पड़ताल करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। 56 इंच की छाती 5.6 छाती हो जाएगी 6 महीने में। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। कम नहीं है। दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते। पार्लियामेंट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज जुबानी जंग हुई। राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने मोदी और वसुंधरा सरकार पर हमला बोला, तो प्रधानमंत्री ने जम्मू से कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने भाषण से इस बात के संकेत दे दिए हैं कि संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस का रुख बेहद आक्रामक रहने वाला है, खासतौर से लैंड बिल को लेकर। वो किसान पहले अलग अलग थे। राहुल ने मोदी पर हमले के लिए उसी 56 इंच के सीने वाले जुमले का इस्तेमाल किया जो मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उछाला था। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। और 5.6 इंच कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर। देख लेना आप। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर किसान विरोधी बिल संसद में पास नहीं होने देंगे। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया। 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पास नहीं होने देंगे हम। देख लेना, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान। एक तरफ राहुल गांधी वसुंधरा और मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो सीनियर मोदी साहब है दिल्ली में। तो दूसरी तरफ जम्मू पहुंचे नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में दामादवाद पर निशाना साधा। अरुण जी को कभी तो मन कर गया होगा कि ससुर इतने बड़ी जगह पे बैठे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को दूर रखा और उन्होंने भी इनको दूर रखा। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। हालांकि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा रॉबर्ट वाड्रा की तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में आज गिरधारी लाल डोगरा के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। दरअसल मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली गिरधारी लाल डोगरा के दामाद हैं। बहरहाल मोदी और राहुल के बीच बयानों के बाद दोनों पार्टियों के नेता भी एक दूसरे पर हमलावर हो गए। And I mean, because generally about talking about Sanila, there are many Sanilas of BJP leaders also. ये 43 सांसद बचे रहें, इसकी चिंता करें राहुल जी। मैं साफ कह रहा हूं कि अभी तो 56 इंच के सीने से चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी जी। आने वाले 4 वर्षों में इतना काम करेंगे कि उनका सीना 60 इंच का होगा और आप कहाँ होंगे, इसकी चिंता करें। मोदी और राहुल ने जिस तरह से एक दूसरे पर हमला किया, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राहुल ने क्यों कहा कि मोदी का सीना 5.6 इंच रह जाएगा? क्या दामाद की बात कर मोदी कांग्रेस की दुखती रग दबाते हैं? क्या राहुल मोदी की लड़ाई मानसून सत्र का ट्रेलर है? 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। जम्मू से अनिल गुप्ता के साथ केजी श्रीवास्तव, जयपुर न्यूज 24। कम नहीं है। दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने। और बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की शोभा ओझा और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय, ये जीवनी भी लिख चुके हैं नरेंद्र मोदी पर, और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन। नीलांजन, ये फिल्मी डायलॉग बाजी हो रही है या दरअसल दुखती रग
दबा रहे हैं राहुल गांधी। पीड़ा होती है जब 56 इंच की बात होती है नरेंद्र मोदी को। दोनों चीजें, एक तो मोदी जी की बात करने की जो शैली है, जो उनका स्टाइल है, बहुत थिएट्रिकल है। ये हमेशा से था, ये इनका प्लस पॉइंट है। कभी कभी यही प्लस पॉइंट इनका नेगेटिव पॉइंट भी बन जा सकता है, खासतौर से जब दिल पे कुछ बात लग जाए। सवाल ये कि असल में कि 14 महीने में कुछ स्थितियां ऐसी हुई है जिसकी वजह से सरकार के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये महसूस किया जा रहा है कि वादों के बावजूद ये सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है अपने इरादों की। तो सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, इरादे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मेजर कमी रह रही है, उसकी वजह से क्रिटिसिज्म बढ़ रही है। लैंड बिल, राहुल गांधी ने जो कहा कि 3 बार ऑर्डिनेंस पास करा, ये वाकई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या अगली इस पार्लियामेंट सेशन में भी अगर नहीं होगा तो क्या फिर से एक बार करेंगे? नहीं, पर वो जब उंगली उठाते हैं ना लैंड बिल पर, और ये बात मैं अभी शोभा ओझा से, वो जुड़ने वाली है हमारे साथ, उनकी तरफ 3 उंगलियां जाती हैं। 2013 में बाकायदा कानून किसने बनवाया था? तब इंचों की बात नहीं थी, लाखों हेक्टेयर तब भी उसका अधिग्रहण किया जाता। बेसिकली ये कि जब 2013 की जब हम कानून की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि तब आपने इस बिल को क्यों सपोर्ट किया? वो तो मानने लगे ना, अब गलती मानने लगे हैं कि हमसे रणनीतिक चूक हो गई, वक्त ऐसा था, दस्तूर ये था कि हम क्या करते, हम फंस गए। आपको ये बात मानने लगी है? मुझे नहीं लगता कि ये सरकार ने सफिशिएंटली कन्विंस किया है लोगों को कि उनको 2013 की, पर नहीं, ये रेटरिक जो राहुल कर रहे हैं, 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। पूछने वाले पूछेंगे ना, अरे भैया आप भी यही करने चले थे 2013 में, तब कहां गए थे? तब नहीं ली जा रही थी, ली तो अब जा रही है। सवाल तो ये ना, ली जा रही 1 इंच जमीन अब कौन नहीं देने देगा? राहुल गांधी जो विपक्ष में बैठे हुए, तब 1 इंच जमीन देने के लिए बात अलाउ मोदी जी ने क्यों किया? तब उन्होंने क्यों नहीं राहुल गांधी का आज एक और दिलचस्प बात हुई है। ये सिर्फ राहुल गांधी ने एक टिप्पणी, एक कटाक्ष, एक तीर, एक बम, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए सुकेश, जो छोड़ा है, जम्मू से प्रतिक्रिया भी आई। सीधे नाम लिए बगैर मौज, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, और गंभीरता से कर रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा के लिए प्रधानमंत्री ने चुटकी ली है, और शायद उसमें एक राजनीतिक इशारा भी है। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये पूरी लड़ाई और पूरा आज जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव ये है कि दरअसल मामला सिर्फ लैंड एक्विजिशन का नहीं है। मॉनसून सत्र सामने है। वो प्रधानमंत्री जिनकी यूएसपी थी, 2 महीने पहले तक वो बात कर रहे थे कि आपने करप्ट सरकार दी, अभी तक हमारा जो गवर्नेंस का मॉडल है वो करप्शन फ्री रहा है। और अब जब वो मॉनसून सेशन फेस करने जा रहे हैं तो उनके सामने मुंह बाय खड़ा है, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब उनको पार्लियामेंट में देना होगा। और जब राहुल गांधी, जिनको हाशिए पे धकेल दिया, कोई मैच नहीं थे नरेंद्र मोदी के लिए, वो व्यक्ति जब उठ के खड़ा होता है और वो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका क्या हुआ? एक मोदी ने दूसरे मोदी की मदद की। ये हम आप जानते हैं कि ललित मोदी और नरेंद्र मोदी में क्या संबंध है, लेकिन ये अगर पेनिट्रेट करके नीचे तक फैलाई गई बात कि एक मोदी ने दूसरे की मोदी की मदद की, ये बातें पिंच करती हैं नरेंद्र मोदी की। जो उनकी यूएसपी थी उसमें बहुत बड़ा एक डेंट लगा है, एक इरोजन हुआ है उनके इकबाल में, और वो मॉनसून सेशन में झलकेगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी तो ठीक कह रहे थे नीलांजन जी कि जब जो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है, जब उस पर हमला होता है तो कई बार वो ही रिटॉर्ट्स, वो पलट के जवाब देते हैं। कई बार वो फायदेमंद होता है, कई बार वो दबाव में दिया हुआ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, हमने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सुनवाया, और डॉक्टर संबित पात्रा भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तिलमिला क्यों जाते हैं अगर राहुल गांधी कोई निशाना साध देते हैं प्रधानमंत्री पर? ये तो फिल्मी डायलॉग था। संबित पात्रा, आपकी तरफ से बाकायदा तफसील से प्रतिक्रिया आने लगती है। नहीं, तिलमिलाहट तो हमने कहीं बीजेपी में नहीं देखा। आज अगर तिलमिलाहट की बात है तो वो राहुल गांधी जी के बॉडी लैंग्वेज में, राहुल गांधी जी के भाषा में और राहुल गांधी जी के विषय रखने की प्रक्रिया में तिलमिलाहट थी। बहुत ही साधारण तरीके से प्रधानमंत्री ने जम्मू में एक बड़ा साधारण स्टेटमेंट दिया, स्टेट्समैनली स्टेटमेंट दिया कि परिवारवाद को राजनीति से दूर रखना चाहिए। और किस प्रकार दामाद कई बार नाम खराब करते हैं, अरे दामाद नाम खराब करते हैं और दामाद अच्छे नहीं होते,
ये वर्ड आते ही कांग्रेस तिलमिला क्यों उठती है? क्या संसार का सबसे खराब दामाद उन्हीं के पास है? और भी तो दामाद है संसार में, कोई नाम लिया था क्या? तो उसके तिलमिलाहट में जयपुर में जिस प्रकार का शब्द रखा राहुल गांधी ने कि 56 से 5.6 हो जाएगा और कौरवों की तरह 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे, ये तो कौरवों के लैंग्वेज है। मुझे याद आता है जब कृष्ण गए थे कौरवों के अधिनेता दुर्योधन से मिलने के लिए, तो दुर्योधन ने यही कहा था, सुई के नोक की बराबर जमीन भी मैं नहीं लेने दूंगा। मतलब आप जमीन लेकर रहेंगे? जीजा जी तो लाखों करोड़ों एकड़ लूट गए, तो आप पांडवों की भूमिका में जमीन लेकर रहेंगे किसानों की? नहीं लेने देंगे। तो आप पांडवों की भूमिका में आकर डॉक्टर पात्रा जमीन लेकर ही रहेंगे, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आते रहेंगे, चाहे संसद में कितना भी गतिरोध क्यों ना हो जाए। अब ये ऑर्डिनेंस की बात मैं बता देता हूं। अभी देखिए मैं नीलांजन जी को बड़े प्यार से सुन रहा था। देखिए ये ऑर्डिनेंस के कारण 13 वो क्लॉज जिसके कारण सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण होता है, जिसमें पहले कंपेंसेशन नहीं मिलता है, अब कंपेंसेशन मिलने लगा है। जो नया मेट्रो बन रहा है ना, उस मेट्रो के अंतर्गत भी अब कंपेंसेशन 4 गुना मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। क्या आप में से कोई, और मेरी बहन शोभा ओझा से भी मैं पूछता हूं, क्या वो भी चाहती हैं कि ये कॉम्पेंसेशन रोक दिया जाए लोगों को? तो बोले नेशनल चैनल पे कि वो चाहती है ये कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाए लोगों को। संबित जी, ये तो जो लैंड एक्विजिशन बिल आया था उसी में 4 गुना देने की बात हुई थी, जिसको आपने मेज थपथपा के पास किया था। ऑर्डिनेंस में तो आप जो लाए हैं उसमें नहीं, तो नहीं, 13 क्लॉज आपने एग्जम्प्ट रखे थे। जमीन छीनने की बात है। संबित जी गुमराह मत करिए, वो बिल उठा के देखिए और ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये एग्जम्प्टेड क्लॉजेस को हमने कानून के दायरे में ला दिया है। आप किसान के बिना इच्छा के जमीन छीनने की बात कर रहे हैं और उसको तमाम पार्टियां उसका विरोध कर रही है, पूरा देश का किसान उसका विरोध कर रहा है। संबित जी गुमराह मत करिए। पर जो किसान को मिलना था 2013 में क्या हुआ था? ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ। जब टेबल थपथपा के उसको पास किया था, मौजूदा आपकी लोकसभा की स्पीकर स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी और अब सत्ता में आ गए तो आप ऑर्डिनेंस लाके किसान की जमीन उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे छीनना चाहते हैं। तो ऐसे एक ऑर्डिनेंस को कतई ये देश के किसान और इस देश की गरीब जनता को समझने वाले राजनीतिक पार्टी पूरा आपके मंसूबों को नहीं होने देंगे। मुझे संबित जी को ये पूछना कि चलिए 1 मिनट संबित जी, नीलांजन भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर आपको वक्त देता हूं। नीलांजन, मैं आपकी बात पूरी तरह से मानता हूं कि चलिए ये कानून जो है 2013 के कानून से इम्प्रूवमेंट है। मेरा सिर्फ सवाल है कि अगर ये कानून इतना ही अच्छा है तो आपके परिवार से विरोध क्यों हो रहा है? भारतीय मजदूर संघ और जो किसान यूनियन है संघ परिवार की, वो क्यों इसका विरोध कर रही है? देखिए दोनों पक्ष है, आपका प्रश्न वाजिब है, दोनों पक्ष है। जो 2013 में कानून पारित हुआ और जिसमें हमने भी मेज थपथपाया था, सही कह रही हैं, और मोदी जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि हमने भी उसमें अपनी सहमति दी थी। उसको लेकर खुद कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री, उस समय हरियाणा के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि आखिरकार जमीन पे तो काम हम राज्यों को करना है। हमने उसे स्वीकार किया। हमारे परिवार के अंदर से भी अगर कुछ आवाज आ रही है, कुछ सुझाव आ रही हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और जब सरकार में होते हैं नीलांजन जी, अहंकार की भाषा नहीं चलेगी, उस समय एकोमोडेटिव भाषा चलेगी। हम सबको सुनने के लिए तैयार हैं और जो संशोधन लाना चाहिए वो हम लाने के लिए भी तैयार हैं। मगर ये कहना कि 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे, ये कौरवीय भाषा छोड़ देना चाहिए। एक मिनट, पर जो ये 56 इंच की बात है, मैंने इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया डॉक्टर पात्रा, क्यों कह रहे नहीं 56 का नहीं है तो 60 इंच का हो गया। ये इंचों में जब आप फंसने लगते हैं ना या तिल मिलाने लगते हैं, दरअसल ये सिर्फ भूमि अधिग्रहण का सवाल नहीं है, सवाल सुषमा का भी है, सवाल वसुंधरा राजे का है, सवाल व्यापम का है, सवाल स्मृति ईरानी का है, सवाल पंकजा मुंडे का है, सवाल विनोद तावड़े का है, सवाल चावल घोटाले का है छत्तीसगढ़ में, सवाल परसेप्शन का है। ऐसे उंगलियां कभी नहीं उठी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 2-3 जुमले गड़े हैं, उस पर हमेशा आप तिल मिलाए हैं। सूट बूट की सरकार, आज का तो मुझे बहुत फिल्मी लगा, ओवर द टॉप लगा, मैं ये कह रहा हूं, पर सूट बूट की सरकार हो या ना खाऊंगा, कि खा तो नहीं रहे हैं पर खाने क्यों दे रहे हैं, ये जब सवाल पूछे जा रहे हैं, ये तिलमिलाहट उसकी है क्या? संबित पात्रा।
मैं अब उसका बहुत सटीक उत्तर मैं देता हूं। देखिए संदीप जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं सीना ठोक के कहता हूं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पे ये सरकार कायम है। एक 58-54 भी सरकार ने देश का मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया है। देखिए, कोल्ड स्टोरेज से आप 2005, 2010, सन 2000 के विषयों को निकाल कर ला रहे हैं, उस पर भी हम कह रहे हैं जांच करिए, कोई विषय नहीं है। ये व्यापम के केस पे आप खुद बताइए संदीप जी, क्या 2010 से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव बीच में नहीं, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं, ताकि एक अच्छे तरीके से डिबेट कर सके। 1 मिनट शोभा, उनको पूरा देखिए, अब वो बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। शोभा ओझा नहीं, कुछ वो अपनी बेबाकी से ईमानदारी से अभी जवाब दे रहे हैं, उनको देने दीजिए। संबित पात्रा, देखिए, मैं बहुत साफगोई से जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग पार्टी में काम करते हैं और हम मोदी जी को जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, एक 58 भी उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट करने नहीं दिया है। और जब मैं कहता हूं कोल्ड स्टोरेज से सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, खुद बताइए शोभा जी, 2010 से आपने इसको मुद्दा नहीं बनाया है क्या? वापस कुछ गलत बता रहा हूं और अभी भी हम तैयार हैं, आप सीबीआई की जांच करा लीजिए। कोल्ड स्टोरेज से निकला व्यापम घोटाले पर आप ही के सूबे में, देखिए सुनिए, देखिए ये खेल कैसे बिगड़ता है। 1 मिनट शोभा जी, 1 मिनट शोभा जी। सूबे के गृह मंत्री बाबूलाल गौर कहते हैं जो आता है उसको जाना ही होगा। ऐसी संवेदनहीनता आपके नेता दिखाएंगे। इसकी निंदा करनी चाहिए, ऐसे बयानों की निंदा होनी चाहिए और मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं निंदा करूंगा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के बयानों की निंदा कर रहे हैं। हम करा रहे हैं। तो उनको क्यों बनाए हुए हैं गृह मंत्री? आपने गृह मंत्री क्यों बना रखा है? ऐसे संवेदनहीन इंसान को गृह मंत्री क्यों बना रखा है? एक आम आदमी क्या सोचेगा? एक आम आदमी 45 से ऊपर आंकड़ा चला गया, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, 29 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, 82 साल के बाबूलाल गौर कहते हैं जो आता है उसे जाना है, और वो गृह मंत्री बने हुए। क्यों? सुनिए संदीप, हटा दीजिए ना। नहीं संदीप सुनिए, 2 विषय हैं संदीप जी। एक विषय है कि करप्शन हुआ या नहीं, दूसरा विषय है कि इनसेंसिटिव टॉक हुआ क्या। देखिए, इनसेंसिटिव टॉक कोई भी करे उसकी निंदा करनी चाहिए, उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। जहां एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वहां परिवारजन के साथ भाजपा खड़ी है। वो परिवार जिस प्रकार की भी इन्वेस्टिगेशन चाहती है उसके लिए शिवराज सिंह चौहान तैयार है। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि उसके मौत के ऊपर पर्दा ढांकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी शोभा, 1 मिनट अभी समय थोड़ा उनको बोलने में पूछिए। जी शोभा, मैं संबित जी से पूछना चाहती हूँ कि जहाँ 77 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जहाँ करीब 48-50 लोगों की मिस्टीरियस डेथ हुई, आप कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज से वो निकाल के कांग्रेस लाई है उस मुद्दे को, व्यापम के मुद्दे को, जो आज तक का हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, जहां मुझे गिनती तक नहीं आती इतना बड़ा जो घोटाला है, जहां आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने इसको सीबीआई को सौंपा है। पर शोभा ओझा, संबित जी, पर शोभा ओझा ने देखा है कि मुख्यमंत्री जब राहुल गांधी से ही ये चर्चा शुरू हुई है, राहुल गांधी के बयान से ये चर्चा शुरू हुई है। शोभा ओझा, राहुल गांधी ने आज देशवासियों को शोभा आज राहुल गांधी ने देशवासियों को शोभा ओझा पात्रा जी उसको भी नॉर्मल बताएंगे? नहीं, पर राहुल गांधी पर लौटते हैं। राहुल गांधी ने आज देशवासियों को यह भी बता दिया कि उनको फिल्मों का भी बहुत शौक है। उन्होंने लगान का जिक्र किया, उन्हें यह भी पता लग गया कि पगड़ी क्यों पहनी जाती है 45 साल की उम्र में, और लगान देखते देखते उसका जिक्र करते करते वो बताते हैं कि आज की राजस्थान सरकार लंदन से चल रही है, वहां पर करोड़ों के घोटाला किए हुए आदमी बैठा हुआ है। तो अगर मैं पलटकर आपसे ये पूछूं कि ये क्वात्रोकी नाम के शख्स कौन थे, लंदन में किसके बैंक अकाउंट डी फ्रीज किए गए थे, तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज भागे नहीं, फ्लाइट पकड़कर वहां गए थे और ये काम किया था, डी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो क्या मैं ये सारी चीजें बहुत पुरानी चीजें उखाड़ रहा हूं क्या, या इनका भी एक कॉन्टेक्स्ट है आज की तारीख में भी? देखिए,
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप जा रहे हैं। राहुल गांधी ने लंदन का जिक्र किया। किसी भी नेता ने राहुल गांधी ने लंदन का जिक्र भगौड़े किया। के लिए कभी ये प्रश्न ये लिख के नहीं किया था। किसी ने किसी अपराधी, आर्थिक अपराधी भगौड़े के ये नहीं लिख के दिया था कि मेरे देश को पता नहीं लगना चाहिए, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अच्छा, वॉरेन एंडरसन भगोड़ा नहीं था। बताइए, ऐसा वॉरेन एंडरसन भगोड़ा नहीं था, कोथरोकी भगोड़ा नहीं था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहते हुए वो ऐसी चिट्ठी लिखे, ऐसे देशद्रोह का काम करे, उसको आप मुख्यमंत्री मैं मौजूदा मंत्री की बात कर रहा हूँ। देश के कानून मंत्री लंदन जाते हैं, बैंक को डिफ्रीज कराते हैं एक अकाउंट को, जिसमें जो हमारे देश का पैसा था, दलाली का पैसा, कोटरोकी उसे लेकर उड़ जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। एक शैडो मुख्यमंत्री बनके राजस्थान में काम करते रहे। किस तरह से ललित मोदी को उन्होंने ऑर्डिनेंस लाके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, और किस तरह से उन्होंने एवज में उनकी क्या क्या मददें की है, इतना तक लिख के दे दिया कि मेरे देश में पता नहीं लगना चाहिए कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ, हलफनामा दे दिया। इससे ज्यादा और क्या आप चाहते हैं, बताइए। सम्बित, आपको मौका दूंगा, एक टीजर हमारे एडिटर इनपुट सुकेश देंगे, क्योंकि बड़ा सवाल अब मैं ब्रेक के बाद जो खड़ा करने वाला हूं वो ये हम मॉनसून सत्र का ट्रेलर देख रहे हैं क्या? दोनों तरफ बहुत एम्युनिशन भी है, दोनों तरफ कबर्ड में बहुत सारे स्केलेटन्स भी है। नहीं, मैं उसको थोड़ा और क्वालिफाई कर देता हूँ। हाँ। हम बात कर रहे हैं, आपने कहा मैं डिफेंस एडवोकेट बन जाता हूँ कि एंडरसन का अकाउंट फ्रीज कराने कौन गया था? गए थे हंसराज भारद्वाज, कांग्रेस के नेता थे। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, कोल स्कैम हुआ था, इसीलिए शोभा ओझा वहां बैठी हैं, 44 पे टिके हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि हमारे दाग आपसे सफेद है, हमारी कमीज आपसे सफेद है, तो जब इस तरीके से आप बात करते हो तो आप इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो। मतलब जब आपके यहाँ व्यापम की चर्चा होगी, जब आपके यहाँ वसुंधरा की चर्चा होगी, जब आपके यहाँ सुषमा स्वराज की चर्चा होगी, और इन तमाम मसलों में कहीं ना कहीं जब बीजेपी गिरेगी तो जवाब देना होगा। नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थिति तो 56 इंच की वो छाती पंक्चर होगी, ये खतरा है। बिल्कुल होगी, और वो हुई है, और ये हुई है। हाँ। इसीलिए ये दिक्कत है। अपने नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट को कैसे फेस करेंगे, ये उनके लिए एक चुनौती है, जिसके ऊपर एक दाग नहीं लगा। वो दाग बहुत दिन तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर भी नहीं लगा था, लेकिन उनको दिक्कत हुई थी, और इस प्रधानमंत्री को ज्यादा होगी क्योंकि इनका चेहरा बहुत सफेद था। तो आने वाले मॉनसून सत्र में कितनी मूसलाधार बरसात होने वाली है आरोपों की? संबित पात्रा, शोभा ओझा लगातार बने रहेंगे मेरे साथ, ब्रेक के बाद भी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच सीधे 56 इंच के सीने पर तीर चलाया है राहुल गांधी ने, ये कहते हुए कि हम इसे 5.6 इंच का कर देंगे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस के इस आक्रामक रुख को लेकर क्या बीजेपी तिलमिलाई हुई है? मैं कहूंगा तिलमिलाई हुई है तो संबित पात्रा साफ मना कर जाएंगे। पर संबित, जो बात अभी सुकेश ने कही ब्रेक में जाने से पहले, दरअसल हम अतीत में जाएं, पुराने गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, नहीं उखड़ रहे हैं, वैसे उखड़ नहीं रहे हैं, ताजा ताजा उदाहरण है बहुत सारे, तो पर उसमें और ज्यादा ना जाएं। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस ने अपने क्रियाकर्मों का फल भुगत लिया है। वो आ गए 44 पर, आप हो 282 पर, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तिलमिलाना ज्यादा हो रहा है, जुमलेबाजी का, कांग्रेस के आक्रामक अंदाज का पलटवार हो रहा है, एक और जुमला गढ़ा जा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी। देखिए, मैं साफ में, आप भी अपने दिल से पूछ के देखिए, कोई भी क्या राहुल गांधी के वक्तव्यों बातों को सीरियसली लेके तिलमिला उठे? आप खुद पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। हम मतलब मुझे ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, दिल में ही उत्तर है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने लगान पिक्चर देखा, और लगान में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आम जनता, मैली कुचैली धोती पहनने वाले लोग कैसे इकट्ठे हो गए और अंग्रेजी साम्राज्य को हरा के वापस भेज दिया। 2014 में यही तो युद्ध हुआ। शोभा जी चाय पी रही हैं, एक चाय वाले ने लोगों को इकट्ठा किया और किस प्रकार जो तथाकथित रूप से साम्राज्यवाद फैलाए हुए थे, इन बातों को हवा में हंसी में उड़ा सकते हैं। संबित पात्रा, में दिख रही है। 14 महीने पहले लेकर चलता हूं, तब भी कहा गया था अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिनों की बात 25 साल तक भी बढ़ जाती है।
कहा गया था 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। सुनिए खंडन जुमलों को आप पीछे मैं इसका खंडन करता हूं। चलो मान लिया, अगली बात करता हूँ ना। वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? आप जैसे वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? नहीं देता है। 15 लाख रुपए कहाँ गए? आप मेरा मर्म समझ रहे हैं? आप जानते हैं मैं क्या पूछता हूँ और किस पर मैं अटक कर पूछता हूँ। 15 लाख रुपए कहाँ गए? समझ रहा हूँ, मगर मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ, मैं सब समझ रहा हूं। संदीप जी देखिए, हम सब आपका बड़ा आदर करते हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये कहना कि 25 साल वाला विषय 15 लाख रुपए कहाँ गए? इसलिए प्लीज वो 25 साल हमारे चैनल ने ही वो पूरी खबर दिखाई, हमने कॉन्टेक्स्ट भी दिखाया, भूल जाइए। कॉन्टेक्स्ट भी दिखाया, पर 15 लाख रुपए का क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ? भी दिखाया। आप 15 लाख का क्या हुआ? रिपोर्टिंग थी। 15 लाख का क्या हुआ? हमारी नहीं, हमने तो रिपोर्ट ही नहीं किया, वो जहां आया है। आप ये बताइए 15 लाख रुपए का क्या हुआ? नहीं 15, देखिए जहां तक 15 लाख रुपए का सवाल है ना, ये कांग्रेस हमसे 15 लाख के रुपए में ऐसे अरे कांग्रेस ने थोड़ा कहा था संबित पात्रा साहब, आके पूछता है। आज देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने ताल ठोकी थी 15 लाख रुपए लाकर दूंगा सबके खाते में। फिर आपके अध्यक्ष कहते हैं वो तो जुमला था। नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को आपने पढ़ा है ना? आप मैनिफेस्टो अब गोल गोल घुमाने लगो। कहा था कि नहीं कहा? और मुझे एक जगह बयान दिखा दीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं 15 लाख रुपए 100 दिन में लेके आ जाऊंगा। हमारा मैनिफेस्टो ही हमारा वचन है और हमने वचन दिया है अपने मैनिफेस्टो में कि काले धन को वापस लाएंगे, आगे से कानून बनाएंगे हम गंभीरता से ना ले और कानून के मुताबिक आगे से स्पीचेस को गंभीरता से ना ले। बाहर पहले मैनिफेस्टो में सब कुछ देख लें, स्पीच को हम फिर फेस वैल्यू पर ना ले। जैसे संबित कह रहे थे ना कि आप खुद सोचिए राहुल गांधी के बयान को इतनी सिंसियरली लेने की जरूरत है। आप संबित से ही पूछिए कि क्या वो दिल से पूछे अगर तो ये जवाब उनको हजम होती है क्या? कि आप हमारा मैनिफेस्टो देख लीजिए। अरे उन्होंने मंच से कहा, देश को भरोसे में लिया, देश भरोसे में आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी भी आज कहाँ बोल रहे थे? किस इशू पे बोल रहे थे? वो राजस्थान में बोल रहे थे। किस इशू पे बोल रहे थे? लैंड एक्विजिशन, जहाँ किसान है, और भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे। और उसके बाद उसका जवाब नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे देते हैं कि कुछ दामाद ऐसे भी करते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति बहुत ठीक नहीं है कि आप कंपीट कर रहे हो और कंपीट ऐसे कर रहे हो कि हम कम भ्रष्टाचारी हैं, आप ज्यादा भ्रष्टाचारी हो। प्रकाश सिंह बादल को भी तो नहीं इशारा दे रहे थे अपने सहयोगी से? लोकेशन में गए थे ना अमृतसर, वहाँ पर हरसिमरत कौर बादल का भी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उनके भाई का भी, जिन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। संदीप, राहुल जी ने दिया था। ओनस जो है वो एनडीए सरकार पे भी कम है, ओनस नरेंद्र मोदी पे है। ये मैंडेट नरेंद्र मोदी को मिला था। इसलिए नरेंद्र मोदी की ताकत उस समय कमजोर होती है जब किसी इशू पे उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है। और इन तमाम मुद्दों पे नरेंद्र मोदी बैकफुट पे गए हैं। ये बीजेपी जानती है, वो मॉनसून सत्र में ये हीट फेस करेगी, ये भी वो जानती है। मैं नीलांजन, आप इससे पहले कुछ एक सवाल मैं शोभा ओझा से, प्लीज संबित, मैं आ रहा हूं, आपको पूरा वक्त दूंगा संबित। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि आज पहला स्पीच किसने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया या राहुल गांधी जी ने दिया? शोभा, एक चीज मुझे समझाइए, आप आक्रामक हैं और हम मीडिया वाले भी ना कई बार ओवर रीड भी करते हैं सिचुएशन को। अगर मैं ये कहूं, हकीकत तो ये है कि आप 44 पर हैं, हाशिए पर पड़े हुए हैं। उस राजस्थान में जहां पर राहुल गांधी ढोल पीट रहे थे, वहां पर सचिन पायलट एक तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और अशोक गहलोत दूसरी तरफ, और सीपी जोशी तो कहीं गायब ही हो जाते हैं। ये आपके तमाम राज्यों में हाल है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, कहीं देख लीजिए, हरियाणा की बात हो। ये दरअसल फिल्मी डायलॉगबाजी के जरिए नई जान फूंकने की कोशिश है क्या? यही तरीका बच गया है राहुल गांधी के पास। देखिए, और मॉनसून सत्र पर पूरा सवाल सुन लीजिए, और मॉनसून सत्र पर दरअसल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं। देखिए, प्रजातंत्र में हम संसद के अंदर भी लड़ेंगे और संसद के बाहर भी लड़ेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। और जहां तक राहुल जी के स्टेटमेंट का सवाल है तो वो जवाब दे रहे थे, खुद मोदी जी जो कहते थे अपने भाषणों में उसी का पूछ रहे हैं। उन्होंने, मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने पूछा कि मोदी जी आपने ही कहा था, आप क्यों चुपे भाई? इतना बड़ा व्यापम का घोटाला हो रहा, छत्तीसगढ़ में नान का घोटाला हो रहा, मुंडे जी चिकी का घोटाला कर रही हैं।
राजस्थान की मुख्यमंत्री भगोड़े का समर्थन कर रही हैं। ये तमाम चीजों पे जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना होगा। वैसे तो सत्ता में आने के पहले प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा बोलते थे और अब मौनी बाबा को मौन धारण कर लिया है। इन तमाम मसलों पे जवाब देश मांगता रहा। सबसे पहली कौन से मुद्दे पर, ये मुद्दे बहुत ज्यादा हो गए, मॉनसून सत्र में सबसे पहला जवाब किस मुद्दे पर चाहते हैं प्रधानमंत्री से आप? कांग्रेस की आप प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पहला कौन से मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगी? कांग्रेस के लिए किसानों का मुद्दा भी उतना ही अहम इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि व्यापम का घोटाला, जहां 77 लाख से ज्यादा युवकों और युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, करीब 50 लोगों की रहस्यमय मौत हुई है, वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का नान घोटाला हो, जहां 36,000 करोड़ का घोटाला, गरीबों को राशन से वंचित किया गया, वो भी हमारे लिए मायने रखता है। मुंडे का मुद्दा भी हमारे लिए मायने रखता है, जहाँ चीकी में रेत परोसी गई गरीब बच्चों को, वो भी हमारे लिए मायने रखता है। साथ ही साथ वो तो हम सारी चीजों पर चर्चा भी हो रही है, रिपोर्टिंग भी हो रही है। हर मुद्दा नहीं, मैं नीलांजन एक चीज हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा था सरकार ने दिखा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है। ठीक है, चलिए आपने पूरी लिस्ट गिनवा दी। नीलांजन, मुझे एक चीज बताइए, तो वो एक पुरानी कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। कांग्रेस 44 पर आई हुई, हाशिए पर चली गई, बीच में बहुत सारी दिक्कतें, बीच में विपासना करने गए या जो भी गए 56 दिन के लिए गायब हो गए राहुल गांधी, अब पूरी एनर्जी के साथ वापस आए, री एनर्जाइज। जी, ये डूबते को तिनके का सहारा नहीं, बहुत सारे तिनके मिल गए हैं क्या कांग्रेस को? ये दिक्कत का सबब होंगे या दरअसल संसद में वो इनके पास नंबर्स नहीं है? ये पोस्चरिंग तो है, ठीक ठाक पोस्चरिंग है, राजनीतिक फायदा भी होगा, लेकिन संसद का खेल अब थोड़ा अलग होगा। देखिए, जहां तक मानसून सेशन का है, जो एसेंशियल जो बिजनेस, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस, उसको ट्रांजैक्ट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ऑपोजिशन भी कमिटेड होती है कि उसको कम से कम पास करने देती है। उसके अलावा मानसून सेशन वॉश आउट होगा। ये मैच पूरी तरह से वॉश आउट होगा अगर हम लोग उसको क्रिकेट का जुमला अगर इस्तेमाल करें। मुझे नहीं लगता कि लैंड बिल पे इतना ज्यादा बवाल होगा, क्योंकि मेन जो सिलेक्ट कमेटी के पास जो बिल गई हुई है, उनका काम पूरा नहीं हो पाया, उन्होंने अभी भी सारे विचार नहीं सुन पाए। के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है इस बारे में। एक्सटेंशन मिलेगा, मुझे लगता है एक्सटेंशन लगभग तय है। तो जब बिल ही नहीं आएगा तो उसको विरोध करना बिल्कुल नहीं, पर ये विरोध खामोश। एक सवाल हम ब्रेक में बात कर रहे थे संबित, मेरी जिज्ञासा है, मेरी क्यूरियोसिटी है और थोड़ा दर्शकों की भी होगी। ये बताइए, 3 एक्सटेंशन मिल चुकी हैं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को, 9 महीने, ठीक है? गलत तो नहीं कह रहा ना संबित? संबित नहीं, बोलिए ना। हाँ, गलत तो नहीं कह रहा ना? 3 एक्सटेंशन, 3 महीने की, 9 महीने। इन 9 महीनों में आप अध्यादेश पर अटके हुए हैं कि नहीं, अगर कानून नहीं पास होगा तब तक अध्यादेश। कितने हेक्टेयर, कितने इंच, कितने मीटर, कितने एकड़ या कितने हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है देश के भले के लिए? ये देखिए संदीप जी, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 13 ऐसे कानून थे जिनको एग्जेम्प्ट करके रखा गया था, जिसके लिए ऑर्डिनेंस लाना 31 दिसंबर 2014 से पहले ऑर्डिनेंस लाना अनिवार्य था, वरना इन लोगों को जिनकी भूमि इन 13 एग्जेम्प्टेड कानून के अंतर्गत होती, उन्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। हजारों लाखों ऐसे किसानों को जमीन को अगर हम कॉम्पेंसेट करते हैं तो क्या उससे अनुचित हो जाता है? क्या शोभा जी मानेंगे कि उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता? मतलब दिसंबर 2014 से आज एक मिनट शोभा, मैं ये क्लैरिटी ले लूं, जुलाई का मध्य हो गया है, एक भी हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। बस आप कॉम्पनसेशन देने के लिए अध्यादेश पर अध्यादेश रीप्रोमलगेट किए जा रहे। मैंने ठीक समझा? नहीं, कौन कह रहा है कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है? आप गोयल जी से पूछिए। जो कोल कैप्टिव ब्लॉक्स बनाने के लिए जो जमीन अध्याग्रह होता था पहले, जो कैप्टिविटी में जमीन ली जाती थी, उसके लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता था। इस 13 क्लॉज के अंतर्गत यह भी रखा गया है कि कोल कैप्टिव ब्लॉक के लिए जो जमीन ली जाएगी, मैं कह रहा हूं, उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। कॉम्पेंसेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पीयूष गोयल जी ने यह विषय रखा है। तो आप बताइए, अच्छा हुआ ना उन गरीब किसानों की जमीन को बार-बार ले रहे हैं तो हम कॉम्पेंसेशन के लिए किया जा रहा है। मतलब इस अध्यादेश को बार बार पारित सिर्फ कॉम्पेंसेशन के लिए कि लोगों को उनका मुआवजा मिल जाए। अधिग्रहण अभी
शुरू नहीं हुआ है? मैं यही तो जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए, जहां तक अधिग्रहण कैसे शुरू होगा जब ये कानून ही नहीं बना है, तो अध्यादेश ये है कानून ना। बनने के बाद ही तो अध्यादेश इस इसीलिए कानून तो के होता है। अंतर्गत अधिग्रहण होगा। और अभी ये सिलेक्ट कमेटी के सामने है। सिलेक्ट कमेटी जब तक इसे पारित नहीं करेगी, जब तक इस पे संसद में बहस नहीं होगा और ये कानून नहीं बन जाएगा, तो फिर इस कानून अध्यादेश के की क्या अंतर्गत जरूरत? कैसे अधिग्रहण होगा? ऑर्डिनेंस के तहत तो सरकार काम मैंने करती है, बताया ना, ऑर्डिनेंस लाने का पर्पज ही अध्यादेश होता का है। नितांत आवश्यकता उन 13 क्लॉजेस के लिए है। चलिए, तो उन 10-10 13 सेकंड में clauses एक के हेडलाइन compensation नीलांजन लोगों को आपसे नहीं और मिलेंगे। सुकेश आपसे। जी नीलांजन, मॉनसून सत्र की हेडलाइन क्या होगी? अगले 20 दिन की एक बड़ी बैनर हेडलाइन क्या होगी? वॉश आउट। वॉश आउट। Total सुकेश, wash नहीं, इसमें तो वॉश आउट ही देना पड़ेगा। वॉश आउट सबसे- देना पड़ेगा। सबसे वॉश बड़ी आउट हेडलाइन ना वही। हो, हमारी उम्मीद ये होगी। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कम से कम वॉश आउट होने से देश को भी वॉश आउट होने का खतरा हो जाता है। विकास की राह पर चले हैं, कम से कम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन तो हो, कुछ कदम ताल भी हो। इस उम्मीद के साथ शोभा ओझा, डॉक्टर संबित पात्रा, नीलांजन और सुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर। और अब एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सीबीआई ने एक बड़े अफसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार के फॉर्म एंड सोसाइटीज में रजिस्ट्रार आर.एस. तोमर को सीबीआई ने 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव। प्रशांत, और क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी ये अभी तक आई है कि इसमें 1 करोड़ रुपए की घूस मांगी गई थी और जिसमें कि 10 लाख रुपए जब एडवांस दिया गया तो उसी समय ट्रैप लगा करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा मसला ये होता है कि जो अगर कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है प्लॉट का या कोई बिल्डिंग बनाने का, तो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है कि उसको वो रजिस्टर्ड करता है, उसके सारे नियम कानून बताता है, बनाता है। तो उसी बात को लेकर के ये किसी जो कंप्लेनेंट है उनको उन्होंने अप्रोच किया था, तो उनकी बात नहीं बन पा रही थी, तो उनसे ब्राइब मांगा जा रहा था। तो फिर उन्होंने हिम्मत करके सीबीआई को अप्रोच किया और उसके बाद ट्रैप लगा करके जब पहली पेशगी दी गई, इंस्टॉलमेंट एक तरीके से 10 लाख रुपए की, उसी समय उनको पकड़ लिया गया है। तो एक बड़े अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।